total magnetization that is equal to n mu into Lx, where L is the Langevin function and it's a function of x, और x जो है ये mu b over kt था। लिहाजा अगर हम x और Lx के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम इसका दो तरह का बिहेवियर देख रहे हैं कि x लार्ज हो तो इसकी Lx जो है ये हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, मसलन इसकी सैचुरेटेड वैल्यू, और वो मैक्सिमम जो है वो 1 के बराबर आएगी। और 1 जो है मसलन वो उसकी मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, जिसमें सारी मोमेंट्स इनकी इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा कि सारी मोमेंट्स नियरली दे विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन दूसरी तरफ अगर अगर एक्स बहुत ही स्मॉल है तो फिर हम देखते हैं कि ये एल एक्स जो है वो इस कर्व के एट द ओरिजिन वो कोइंसाइड करता है और बिकम्स द टेंजेंट टू द कर्व। और ये एल एक्स जो है ये 1 की बजाय इट नियरली अप्रोचेस टू द एक्स बाई 3, मसलन 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्स, उसके बराबर ये वैल्यू आती है। तो इसने ये जो बताया है हमें कि where Lx is called the Langevin function, the variation of Lx with x is equal to mu b over kt is shown in the figure. For x very very less than 1 means जैसे बताया था कि x स्मॉल है तो उसके लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, और जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है और जो टी है मसलन वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि एट द नॉर्मल फील्ड स्ट्रेंथ एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर द कर्व इज ऑलमोस्ट लीनियर, तो स्ट्रेट लाइन बनता है ये एल एक्स जो है, एंड कोइंसाइड्स विद द टेंजेंट टू द कर्व एट द ओरिजिन विच इज इक्वल टू एक्स बाई 3। दस वी हैव, सो जैसे बताया कि एट लार्ज पर एल एक्स दैट अप्रोचेज टू 1 नियर, और at small values it becomes the tangent to the curve at the origin, तो it approaches to x by 3। तो लिहाजा हम इसमें इस केस के लिए कि when x is very very small, पहला केस के स्मॉल नॉर्मल फील्ड और ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो हैं उसके लिए ये देखते हैं कि m जो है n म्यू के बराबर था, तो एल एक्स की जगह पर हम x बाई 3 पुट कर देते हैं, x जबकि म्यू b बाई के टी था, तो लिहाजा ये एल एक्स विद x इज नियरली इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू x बाई 3। तो x की वैल्यू जब ये पुट की तो ये म्यू बी ओवर 3 के टी आ जाएगा, 8.32 इक्वेशन। अब इसको m जो है ये तुम्हारे पास n म्यू एल एक्स के बराबर था, तो लिहाजा ये 8.32 को इस 31 में पुट करें तो हमारे पास m आ जाएगी n म्यू स्केयर बी ओवर 3 के टी। म्यू यहाँ पर ये मैग्नेटिक मोमेंट है, n जो है ये नंबर ऑफ द एटम्स था। तो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज काई पैरा इज इक्वल टू क्या था वो, काई जो है m ओवर h के बराबर, तो h जो है वो तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट h होता है, तो लिहाजा h को ये b ओवर म्यू नॉट कर दिया है, तो लिहाजा काई पैरा म्यू नॉट m ओवर b। m जो ऊपर 8.32 में निकाली है ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये 8.33 इक्वेशन आ गई हमारे पास के काई पैरा इज इक्वल टू म्यू नॉट n म्यू स्केयर डिवाइडेड बाई 3 के टी। तो यहाँ से इसका रिजल्ट देखें आप, काई डाया से ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट और n के प्रोपोर्शनल है, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये टेम्परेचर के। तो एक तो ये डिपेंडेंट है उसके ऊपर टेम्परेचर के ऊपर, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर नहीं है। सो विच शो दैट ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इट कैन बी रिटन एज, तो इसको अब अगर हम म्यू नॉट एन म्यू स्केयर ओवर 3 के को सी के बराबर पुट कर लें जो कि ये क्यूरी कांस्टेंट कहलाता है,
तो ये हमारे पास 8.34 इक्वेशन को हम chi phi is equal to C/T लिख सकते हैं। तो the expression 8.34 is called the Curie law and C is called the Curie constant. So we find that the Curie law holds good for mu b is very small k into t। तो ये पहला केस यानी कि म्यू बी ओवर के टी ये क्या x के बराबर था। तो x जो है दैट इज वेरी स्मॉल देन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है टेम्परेचर लार्ज है और बी जो है वो स्मॉल है। तो हम देखते हैं कि ये क्यूरी लॉ को ओबे करता है। सो फॉर एक्स की स्मॉल वैल्यूज। और अब अगर हम इसका दूसरा केस ले लें, वो क्या था कि व्हेन एक्स इज वेरी लार्ज। जब एक्स लार्ज होगा तो इसका मतलब म्यू बी जो है दैट इज ग्रेटर देन के इंटू टी। तो उस सूरत में फिर आप मैग्नेटिक फील्ड आप इतना स्ट्रांग कर देंगे कि सारी मोमेंट्स जो है मसलन वो अलाइन होगी एक डायरेक्शन में। तो फिर ये एल एक्स जो है वो उसकी भी सैचुरेटेड हमें एक वैल्यू मिल जाती है और इट नियरली अप्रोचेस टू 1। सो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ द एक्स फॉर हाई flux densities यानी कि magnetic field and low temperature Lx approaches to unity। तो Lx 1 के बराबर। और फिर ये जो पीछे इक्वेशन थी कि m जो है वो n म्यू Lx के बराबर, तो Lx को 1 के बराबर पुट करें तो फिर अब x वेरी लार्ज के लिए m जो है वो n और म्यू के बराबर। और n म्यू दिस इज कॉल्ड दी ms saturated magnetization। So this is the saturation condition which correspond to the complete alignment of the magnetic dipole in the field direction and ms is called saturated magnetization। तो ये था जी इसका classical approach of the paramagnetic susceptibility। और इस रिलेशन में हमने ये देखा है कि ये वीक मैग्नेटिज्म है, पर काई की वैल्यू पॉजिटिव है और फिर ये काई जो है ये डिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर है। और इसमें लो टेम्परेचर पर और हाई टेम्परेचर पर ये जो लैंगमैन फंक्शन है उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज के व्हेन एक्स इज वेरी लार्ज तो एल एक्स दैट अप्रोचेस टू 1 तो हमें सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन एम की बजाय एम एस मिलता है। और जब हम इसको हो एक्स की स्मॉल वैल्यूज के स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है और नॉर्म ऑर्डिनरी टेम्परेचर है तो फिर देखते हैं हम कि एल एक्स जो है वो एक लीनियर फंक्शन है दैट अप्रोचेस टू एक्स बाई 3 और फिर वो क्यूरी लॉ को फॉलो करता है। तो ये था जी क्लासिकल अप्रोच ऑफ द पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। किसी का क्वेश्चन है तो बताओ, शाबाश। रिपीट कर देता हूँ वहां से। हेलो इब्रार, सलमान, बशीर वगैरह बताओ बेटा, शाबाश। कहाँ से? हाँ हाँ। कितना सारा बिलो है तो थोड़ा सा कर्व को आप सॉलिड लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर दो, ठीक है ना। अब वैन यहाँ पर एक्सट्रीम पर है तो इसको उसने थोड़ा ये आपके लिहाज से कितनी ये 0.8 आती है जैसा। हाँ तो हम इसको अब थोड़ा सा और स्टीप कर दो तो उसमें फिर इतना ऊपर करो कि आप उसको जब नॉर्मल ड्रा करें इसके ऊपर वाई एक्सेस के ऊपर तो 1 को अप्रोच करें तो ये अप्रोचिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है भी नहीं। तो इसीलिए जो है वो एल एक्स नियरली अप्रोचेस टू 1 फॉर एक्स लार्ज। जी शाबाश। और कोई? और कोई? सर ये क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में चेंज हो जाती है, ये हमने एफएससी में पढ़ा था, इसकी क्या रीजन है? फिर क्या, दोबारा बोलो। सर क्यूरी पैरा टेम्परेचर क्यूरी हाँ हाँ। टेम्परेचर के ऊपर पैरामैग्नेटिक जो है वो डायमैग्नेटिक में या डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं मटेरियल, इस तरह की।
हाँ, हाँ, तो वो ये बल्कि इसमें जब नेक्स्ट आगे हमने फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ना है तो वो स्ट्रॉन्ग है और उसमें पूरी अलाइनमेंट ऑफ द ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है। तो अभी आपने जो डेफिनेशन बताई है मैग्नेटाइजेशन है क्या? कि मैग्नेटाइजेशन दिस इज इक्वल टू एन म्यू के बराबर है या फिर ये अलजेब्रिक सम ऑफ म्यू ओवर वी। म्यू। जी सर। जी, ऐसे ही है ना कि यानी कि उनकी अलजेब्रिक सम है या आप एक मोमेंट के निकाल के उसको आप n से मल्टीप्लाई करते हैं n म्यू के बराबर है तो वो जब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगी तो फिर जी सर। मैग्नेटिज्म शो करता है। तो डायरेक्शन भी अलाइन तभी है कि m प्रोपोर्शनल टू h है अप्लाइड फील्ड जो b इज इक्वल टू म्यू नॉट h। तो m और h पैरेलल हैं तो ये मैग्नेटाइजेशन शो कर रहा है। लेकिन जैसे डायमैग्नेटिज्म था m प्रोपोर्शनल जो है वो तो माइनस h के है तो वहां पर मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो यानी कि वो कैंसलेशन के बराबर आती थी। तो जब तक मैग्नेटिक मोमेंट्स एड अप नहीं होती तो हमें नॉन जीरो वैल्यू उसकी नहीं मिलती। तो यही वजह है जैसे अभी बताया मैंने कि थोड़ी सी भी थर्मल एजिटेशन हो जाए तो ये स्पिन जो है ये रैंडमाइज हो जाती हैं। जी सर। ठीक है, तो इसके लिए या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अब अप्लाई करेंगे तो फिर ये इकट्ठी होंगी या फिर आप उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन करते जाएं तो फिर ये होंगी इकट्ठी। और लेकिन इसमें फिर साथ यहाँ पर आप जब ये क्लोज होंगी मूवमेंट्स तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे। तो अगर इंटरेक्ट है तो ये पैरामैग्नेटिक थ्योरी में जो क्लासिकल है इसका अप्रोच इसमें हम इन इंटरेक्शन को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो वीक मैग्नेटिज्म में इन इंटरेक्शन को निग्लेक्ट करेंगे जब ये क्लोज होंगी अंडर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड द लो टेम्परेचर। लेकिन नेक्स्ट हम फेरोमैग्नेटिज्म में देखें ये कि हमें इन इंटरेक्शंस को कंसीडर करना पड़ेगा।